चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चुनावी नतीजे की जो अरुणाचल प्रदेश के एक बहुत ही दूर के कोने से आया है। ये एक ऐसा फैसला है जो हमें भारत की राजनीति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, खासकर जमीनी हकीकत के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश के अनीनी से। ये भारत के सबसे खूबसूरत लेकिन उतने ही दुर्गम इलाकों में से एक है, और यहाँ की राजनीति भी आप कह सकते हैं उतनी ही अलग और अनूठी है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा हमारे सामने आता है, 0%, शून्य। अब सोचिए 2024 के चुनावों में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर था। अब सवाल ये उठता है कि एक पार्टी जो कभी इस इलाके का किला हुआ करती थी, वो शून्य तक कैसे पहुंच गई? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले अनीनी के फैसले को देखेंगे, फिर वोट शेयर में जो इतना बड़ा उलटफेर हुआ उसके आंकड़ों में जाएंगे, समझेंगे कि वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, फिर देखेंगे कि वापसी की कोई रणनीति हो सकती है क्या, और आखिर में इससे जो एक बड़ा राजनीतिक सबक मिलता है उस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की ही बात करते हैं। ये जो शून्य का आंकड़ा है ना, ये कोई एक रात में नहीं आया। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबा राजनीतिक बदलाव है। अगर आप देखें तो 2014 तक कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत थी, करीब 65% वोट शेयर था, मतलब एक तरफा पकड़ थी। लेकिन फिर 2019 में एक बहुत बड़ी गिरावट आई और 2024 आते आते पार्टी चुनावी नक्शे से लगभग गायब ही हो गई। और ठीक इसी दौरान आप देख सकते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर लगातार ऊपर जाता रहा। इसको और साफ तौर पर देखें तो 2014 में कांग्रेस 64.5% पर थी, और ठीक 10 साल बाद 2024 में पूरा का पूरा समीकरण पलट गया। बीजेपी 63% के पार और कांग्रेस 0 पर। देखिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए ये एक बहुत ही असाधारण बदलाव है। और हाँ, एक और बात जो बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया। आप देखिए, इस पूरे राजनीतिक बदलाव के बावजूद वोटर्स का जो जोश था वो कम नहीं हुआ। 2019 में 87% से ज्यादा वोटिंग हुई और 2024 में तो ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 90% हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि ये लोगों का एक सोचा समझा, एक निर्णायक फैसला था। ये उदासीनता नहीं थी। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक की अपनी गरिमा होती है, और जब जानकारी से भरा संवाद जिम्मेदारी से होता है तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव बनती है। अनिने में भी इसका जवाब हमें उन 3 स्थानीय ताकतों में मिलता है जो वहां की पूरी राजनीति को असल में चलाती हैं। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है पहचान, आइडेंटिटी। अमने एक आरक्षित सीट है जहां इदू मिश्मी समुदाय का दबदबा है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जनजातीय पहचान सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि राजनीति का आधार ही यही है। समुदाय और कबीले के जो रिश्ते हैं वही तय करते हैं कि राजनीतिक हवा किस तरफ बहेगी। दूसरी ताकत है बुनियादी ढांचा, या यूं कहें उसका न होना। वहां के लोगों की जरूरतें बहुत बुनियादी हैं। उन्हें हर मौसम में चलने वाली सड़कें चाहिए, बच्चों के लिए बेहतर स्कूल, इलाज के लिए अस्पताल और घरों में भरोसेमंद बिजली चाहिए। और जब ये बहुत ही बेसिक जरूरतें पूरी नहीं होती तो इसका सीधा असर वोट पर पड़ता है। और तीसरी ताकत है व्यक्तिगत प्रभाव। अन्य चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं लड़ जाते। यहाँ चुनाव आमने सामने की मुलाकातों से, गांव-गांव जाके और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके भरोसे पर जीते जाते हैं। यहाँ पर्सनल ट्रस्ट, व्यक्तिगत विश्वास ही सबसे बड़ी करेंसी है। तो सवाल ये है कि इन सब चुनौतियों को देखते हुए क्या कोई पार्टी यहाँ से वापसी कर सकती है? हमारे सोर्स एनालिसिस के आधार पर चलिए एक नज़र डालते हैं कि एक वापसी की रणनीति, एक पुनर्निर्माण का खाका कैसा दिख सकता है। तो एक 90 दिन का प्लान कुछ इस तरह का हो सकता है। पहले 30 दिन नींव बनाने पर फोकस, मतलब एक सही, एक भरोसेमंद उम्मीदवार चुनना और जमीनी मुद्दों को ठीक से समझना। अगले 30 दिन लोगों तक पहुंचना, छोटी छोटी बैठकें करना, उनकी शिकायतों पर बात करना, और फिर आखिरी 30 दिनों में कैंपेन को पूरी ताकत से आगे बढ़ाना। ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। और इस पूरी रणनीति का जो केंद्र है वो है उम्मीदवार। पहला विकल्प हो सकता है एक जनता का चैंपियन,
मतलब कोई ऐसा जमीनी नेता जिसकी छवि एकदम साफ हो और जो लोगों की समस्याओं से गहराई से जुड़ा हो, जिस पर समुदाय आंख बंद करके भरोसा कर सके। दूसरा विकल्प हो सकता है एक आधुनिक टेक्नोक्रेट, कोई युवा पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जो विकास का, शिक्षा और स्वास्थ्य का एक नया विजन लेकर आए। ऐसा चेहरा युवाओं को अपनी तरफ खींच सकता है और ये एक संकेत भी देता है कि पार्टी अब पुराने ढले से आगे बढ़ना चाहती है। और तीसरा एक और विकल्प है अनुभवी राजनेता का, मतलब कोई सम्मानित वरिष्ठ नेता जो परंपरा और आधुनिक राजनीति के बीच एक पुल का काम कर सके। उनकी मौजूदगी ही पार्टी को एक विश्वसनीयता देती है, खासकर पुराने और पारंपरिक वोटर्स के बीच। तो कुल मिलाकर एक सफल वापसी के लिए इन 4 स्तंभों पर एक साथ काम करना होगा। चुनावी रणनीति यानी सही उम्मीदवार, कहानी यानी नैरेटिव, लोगों के अधूरी वादों और उनकी संस्कृति की सुरक्षा पर फोकस करना, संगठन मतलब बूथ लेवल तक टीम को फिर से खड़ा करना, और संसाधन यानी पैसों का सही इस्तेमाल, खासकर घर घर जाके प्रचार करने और गांव की बैठकों पर। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं तभी वापसी का रास्ता बनता है। तो चलिए अब इस एक केस स्टडी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इसके बड़े सबक को समझते हैं। देखिए, अनिनी की ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति के बारे में हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाती है। और वो सबक ये है कि भारत जैसे विशाल और विविध देश में राजनीति असल में हमेशा स्थानीय ही होती है। दिल्ली में बैठकर बनाई गई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय रणनीतियां अक्सर जमीन पर आकर फीकी पड़ जाती हैं, क्योंकि जो अंतिम फैसला है वो इस आधार पर होता है कि कौन उनकी स्थानीय जरूरतों को पूरा कर रहा है, कौन उनकी पहचान का सम्मान कर रहा है और किस नेता पर उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भरोसा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय जनादेश की चाह में क्या एक हर मौसम में काम आने वाली सड़क प्राइम टाइम की टीवी डिबेट से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? अनिनी का जनादेश तो इसी तरफ इशारा करता है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।